हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक अभिवृत्ति का निर्माण व विकास, यानी कि जो हमारा सोशल एटीट्यूड होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आवश्यकता संतुष्टि, यानी कि वांट सेटिस्फेक्शन। कोई भी चीज़ है, कोई भी बात, हम किसी भी चीज़ के लिए या किसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं या फिर नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ से कितनी टेंडेंसी में सेटिस्फाइड हैं। इसमें क्या है कि जो वस्तुएं व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं उनके प्रति वह पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। यानी कि जो जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मान लो किसी की डिज़ायर है किसी इंडिविजुअल की और वो उसको पूरा करती हैं तो इंसान उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा। और इसके अपोजिट बिल्कुल, अगर उसका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अगर वो सारी चीज़ें उसके बीच में आएंगी, उसको उसका गोल अचीव करने से रोकेंगी, तो उसके लिए वो नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेगा। सेकंड पॉइंट है प्रत्यक्ष सूचना या फिर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि हमें कोई भी सूचना मिलती है, यानी कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें कितनी टेंडेंसी में मिलती है। इसमें क्या है कि सूचनाएं किसी एकल अभिवृत्ति का स्वतंत्र रूप से निर्माण नहीं करती। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये नहीं है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल गई सिर्फ उसी के बेसिस पे हम अपना जो एटीट्यूड है उसको डेवलप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अभिवृत्ति का निर्माण अन्य अभिवृत्तियों के संदर्भ में होता है, जो हमारी बाकी का किस चीज़ के लिए कैसा एटीट्यूड है, हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन चीज़ों का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। प्रायः नई सूचनाएं उन अभिवृत्तियों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो पहले वाले संबंधित अभिवृत्ति से मेल खाती हैं। देखो, हमें अगर देख लो, जैसे कि हमें हमारा कोई एटीट्यूड है किसी पुरानी चीज़ के लिए, मान लो कि हम किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव फील करते हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है उस चीज़ के लिए, और हमें उसी से रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो हम उस चीज़ को समझ भी जल्दी लेते हैं क्योंकि उस चीज़ से रिलेटेड पहले हम बात कर चुके होते हैं। ठीक है, ये बहुत से कारकों पर निर्भर करता है कि कोई सूचना अभिवृत्ति का किस प्रकार निर्माण व विकास करती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है संपर्क की मात्रा, यानी कि कितनी टेंडेंसी में हम संपर्क करते हैं, कितनी टेंडेंसी में हम उस चीज़ को देखते हैं। सेकंड है अनुभव का गुण, उसके लिए उस चीज़ के लिए हमारा पीछे का जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। ऐसे संपर्कों से सहचारित परिणामों की तीव्रता। फोर्थ है सूचनाओं के स्रोत। सूचनाओं के स्रोत जैसे कि सत्ता, अथॉरिटी, और इसी में भी पॉइंट है सूचना के स्रोतों में तथ्यों का सृजन, गणना या विरूपण। सृजन क्या होता है? क्रिएशन। गणना क्या होता है? इन्वेंशन। और विरूपण क्या होता है? डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स। ये इंग्लिश में साथ में लिख दिए थे कि कहीं किसी को समझ ना आए, ठीक है, देख लेना इनको। थर्ड पॉइंट है समूह संबंधन, ग्रुप एफिलिएशन। व्यक्ति समाज के एक सदस्य के रूप में समाज की संपूर्ण संस्कृति, अपनी सामाजिक श्रेणी संस्कृति तथा अपने विभिन्न प्राथमिक समूहों की संस्कृति में हिस्सा लेता है। कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा नहीं तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब हम समूह के उन पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो एक सदस्य की अभिवृत्तियों के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? ग्रुप बिलीव्स, यानी कि समूह का विश्वास। एक समूह के सदस्यों में समान अभिवृत्तियां पाई जाती हैं। अभिवृत्तियों में इस समरूपता का कारण प्रधानतः ये होता है कि समूह के सदस्य वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं और विषयों के बारे में साझा विश्वास रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है, या फिर अगर हम सोशल साइकोलॉजी कर रहे हैं तो इसको किसी नेता से रिलेट कर लो इसको। देखो, जैसे कि क्या है, कोई ग्रुप है हमारा, मान लो कि 10-12 बंदों का कोई ग्रुप है। हम सब क्या, अगर ये है कि सिर्फ हम सारे के सारे मिलके एक नेता के लिए जैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे ग्रुप का जो बिलीफ सिस्टम है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें।
दूसरा है समूह मूल्य, ग्रुप वैल्यूज़। एक ही मूल्य विभिन्न लोगों में विभिन्न अभिवृत्तियों और यहाँ तक कि विपरीत विपरीत अभिवृत्तियों को विकसित कर सकता है। एक ही जो वैल्यू होती है ना, ग्रुप मतलब एक इंसान की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग। देखो, एक ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, अलग भी हो सकता है। और पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा तो उस हर इंसान का एटीट्यूड भी अलग होगा हर चीज़ के लिए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिस चीज़ के लिए मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप सबका भी उसी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है। आप उस चीज़ को नेगेटिवली लें या फिर जिसको आप पॉजिटिव लेते हैं उसको मैं नेगेटिव लूँ। मूल्य तथा व्यक्ति की अभिवृत्तियों के बीच कार्यात्मक संबंध उसके संज्ञानों, आवश्यकताओं तथा समूह संबंध आदि कारकों द्वारा प्रभावित होता है। थर्ड पॉइंट है नॉर्म्स। हमने शायद नहीं किया, अभी नॉर्म्स वाला टॉपिक नहीं किया हमने, करते हैं उसको भी आगे। समूह मानक, ग्रुप नॉर्म्स। समूह मानक न केवल सही क्रियाओं को निर्धारित करता है बल्कि यह अभिवृत्तियों को भी निर्धारित करता है। जो नॉर्म्स होते हैं वो सिर्फ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सही नहीं करता बल्कि हमारा जो एटीट्यूड है ना उसको भी डिटरमाइन करता है। यहाँ पुरस्कार व दंड अपना महत्व, पुरस्कार जो हमें रिवॉर्ड मिलता है या फिर हमें पनिशमेंट मिलती है उस चीज़ का भी अलग इम्पोर्टेंस होती है। ग्रुप में क्या, ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और रेफरेंस। ये जब हम ग्रुप वाला चैप्टर करेंगे ना तो उसमें आप सबको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। फ्रेंच 1947 ने विभिन्न परीक्षणों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रयोज्य होता है सब्जेक्ट की व्यक्तित्व संरचना तथा अभिव्यक्ति की संगठन विशेषता के बीच संबंध ज्ञात किया। उन्होंने पाया कि जो लोग संगठित धार्मिक अभिवृत्ति रखते हैं उनकी व्यक्तित्व संरचना उन लोगों की व्यक्तित्व संरचना से भिन्न होती है जो अपेक्षाकृत कम संगठित धार्मिक अभिवृत्तियां रखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो दो टाइप के लोग हैं, एक तो वो हैं जो बिल्कुल ही धार्मिक हैं और दूसरे वो हैं जो कम धार्मिक हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि हम एक धार्मिक हैं और एक बिल्कुल ही जो भगवान को माने ना। एक तो ये है कि मानते हैं पर ठीक है, मान लेते हैं, मानते हैं कुछ चीज़ों में, मानते कुछ में नहीं मानते। और एक जो है वो बिल्कुल ही धार्मिक है। उन दोनों के एटीट्यूड की या फिर उनकी पर्सनैलिटी की बात करिए, अब देखो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या नेगेटिव, वो उनकी कोई भी एक चीज़ के लिए मान लो, कुछ लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, कुछ होते हैं जो भगवान को तो मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं, तो उन दोनों की पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस होगा। फिफ्थ पॉइंट है अभिवृत्ति के निर्धारक के रूप में बिहेवियर एज अ डिटरमिनेंट ऑफ एटीट्यूड। यदि एक व्यक्ति को एक वांछनीय अभिवृत्ति के साथ संगत रूप से क्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाए तो वह प्राय इसी अभिवृत्ति को निर्मित करता है। अगर किसी इंसान का, जैसा कई बार ये होता है कि किसी इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम उसके बिहेवियर से भी अंदाज़ा लगाते हैं। पर पता है क्या होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बिहेवियर जो उनका एक्चुअल बिहेवियर है वो उसको शो ही नहीं करते, वो अपने बिहेवियर से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं बाहर जाके। सिक्स्थ पॉइंट है संवेगात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर्स। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु से अनुभव प्राप्त करता है, यानी कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किसी चीज़ से एक्सपीरियंस लेता है, तो उस समय व्यक्ति की पहले से विद्यमान सामान्य संवेगात्मक स्थिति उस वस्तु के प्रति उसके अभिवृत्ति के निर्माण को सार्थक ढंग से प्रभावित करती है। इंसान किसी भी चीज़ से जो एक्सपीरियंस लेता है और उसके अंदर जो पहले से ही इमोशनल फैक्टर था, उसके लिए इमोशनल जो स्टेट थी, मान लो किसी चीज़ के लिए मैं पॉजिटिव फील करता हूँ और मेरे को उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ और भी पॉजिटिव सुनने को मिल जाए या पता लग जाए, तो मेरी जो टेंडेंसी है, इमोशंस हैं जो वो मेरे इंक्रीज़ होंगे, मेरा एटीट्यूड है जो वो उस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। सेवन्थ है लर्निंग होती है 3 टाइप की, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशन। आइडियली होप आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बता देना, मैं इन तीनों को भी करवा दूँगी। प्लीज़ बता दिया करो, जो पूछना हो ये पूछ लिया करो भाई, जो भी हो। 8th है विश्वास, यानी कि बिलीफ्स। विश्वास किसी वस्तु तथा एक गुण धर्म के मध्य संबंध स्थापित करते हैं
और इस प्रकार से यह अभिवृत्ति के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ये समझ आ गया या चलो बता ही देती हूँ। जो विश्वास होता है ना, बिलीव होता है, जो देखो अगर हम आपस में दो लोग मान के चलो, कोई आप हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, आपके बीच में एक बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपका किसी के आपके फ्रेंड के साथ अच्छा रिलेशन है, आप सब मतलब बातें शेयर करते हो, तो आपका जो एटीट्यूड है ना, उस चीज़ का आपके एटीट्यूड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप सामने वाले की बातें समझते हो और सामने वाला आपकी बातें समझता है, तो ना सिर्फ आप दोनों बल्कि आप तीसरे की चीज़ों को या उसकी बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस चीज़ के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं समझते, तो आपको थर्ड पर्सन के लिए भी ऐसा लगेगा कि जब वही मेरे को नहीं समझता तो शायद कोई भी नहीं समझ सकता, ये भी नहीं समझ सकता। यानी कि जो हमारे जो बिलीव्स होते हैं ना, वो हमारे एटीट्यूड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। 9th पॉइंट है संस्कृति तथा उप संस्कृतियाँ, कल्चर और सब कल्चर। कुक 1942 एंड ट्रेंडिस 1972 ने बताया था कि अभिवृत्तियों के निर्माण में सांस्कृतिक कारक अपनी विशेष भूमिका अदा करते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही हमारा एटीट्यूड भी होता है। हमारे एटीट्यूड में एक जो फैक्टर होता है वो कल्चर सब कल्चर वाला, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट है रूढ़ियाँ, यानी कि स्टीरियोटाइप्स। रूढ़ियाँ किसी जाति, धर्म, वर्ग आदि के सदस्यों के बारे में अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप की सम्मत धारणा होती है, जो अति सामान्यकरण पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है, उसको थोड़ी देर में या फिर कल तक उसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आगे है एटीट्यूड चेंज। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही।